आप लोग कैमरा सेट हैं साहब? Good morning, friends. It's my privilege to welcome Honorable Minister for Electronics and IT, Law and Justice, Shri Ravi Shankar Prasad, to this press conference on the occasion of third year celebration of the government. It's also my privilege to welcome Honorable Minister of State for Electronics and IT, Law and Justice, Shri P.P. Chaudhary ji, to this press conference. I also welcome Secretary Srimati Aruna Sundarajan, President of NASSCOM, Mr. Chandrasekhar, industry colleagues, and more than anyone else, I would like to welcome all of you for having joined us. We apologize for the inconvenience to all of those who don't have seats. I'm sorry, we just don't have a bigger hall here. But thank you very much for coming, and I request the Honorable Minister to kindly address the conference. मित्रों नमस्ते, आप सबों का अभिनंदन। मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है? Why this happens problem? मित्रों नमस्ते, आप सबों का अभिनंदन और थोड़ी तकलीफ के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा। काफी चर्चा किया था, हॉल की व्यवस्था थी, फिर कहा कि जिस बिल्डिंग से हमने देश का 3 साल में बदलाव किया है वहीं पर आपसे बात करूं, अपनी बात कहूं और आपकी बात सुनूं। मित्रों, आज हमारे डिजिटल इंडिया के 3 साल पूरे हो रहे हैं। हमारी सरकार के 3 साल 2 दिन बाद पूरे हो जाएंगे। डिजिटल की इंडिया की ये यात्रा औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी, आपको याद होगा। उस दृष्टिकोण से इसके पौने 2 साल पूरे हुए, लेकिन उसके पहले की तैयारी और पूरे इसके दर्शन को हम रख रहे थे। आज मित्रों, मैं अभी कुछ आरंभिक टिप्पणियां करूंगा, उसके बाद 3 साल का बुकलेट रिलीज करेंगे। उसके बाद मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कृपया करके 15 से 20 मिनट उस देखें। हम आपके सामने कंक्रीट प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं कि हमने क्या क्या किया, 2014 में क्या था, अभी क्या है, ये आप देख लेंगे। उसके बाद फिर मित्रवर पीपी चौधरी राज्य मंत्री अपने कुछ टिप्पणी करेंगे और फिर कंक्लूड करके मैं अपनी बात शुरू करूंगा। मित्रों, मुझे पहली बात कहनी है कि व्हाट इज द 3-year रिजल्ट ऑफ डिजिटल इंडिया। इट इज ट्रांसफॉर्मेशनल, इट इज क्रिएटिंग एम्पावरमेंट एंड इट इज क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव इंडिया। डिजिटल इंडिया बदलाव कर रहा है, डिजिटल इंडिया सशक्तिकरण कर रहा है और डिजिटल इंडिया एक समावेशी विकास की रूपरेखा तैयार कर रहा है। मुझे पहली बात कहनी है। दूसरी बात कहनी है कि डिजिटल इंडिया इज क्रिएटिंग ए न्यू पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट। यह विकास के एक नए मानक रख रहा है, जिसका संकेत आपको हम प्रेजेंटेशन में देंगे। और तीसरी बात मुझे कहनी है कि डिजिटल इंडिया इज बीइंग डिलीवर्ड थ्रू टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म विच इज अफोर्डेबल, विच इज डेवलपमेंटल एंड विच इज इंक्लूसिव। डिजिटल इंडिया ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे प्लेटफॉर्म के द्वारा हम देश में पहुंचा रहे हैं जो सस्ती है, जो विकासोन्मुखी है और जो समावेशी है। आधार कार्ड हम एक बनाते हैं $1 में, यानी लगभग 60-62 रुपए। डिजिटल लॉकर अभी आपको हम दिखाएंगे, हम फ्री है। आधार रोज 2 करोड़ हम ऑथेंटिकेट करते हैं, करीब करीब 0 कॉस्ट पर। और मित्रों, तीसरी बात जो मुझे कहनी है कि हमने जब डिजिटल इंडिया की कल्पना की थी तो हम डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करेंगे, डिजिटल हैव और हैव नॉट्स में। 3 साल के बाद हमको आपको बताने में ये संतोष हो रहा है
कि उस दिशा में हम बहुत आगे बढ़े। और एक अंतिम बात मुझे कहनी है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी आने वाले 5-7 वर्षों में बहुत बढ़ने वाली है और इसमें बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट अभी बढ़ा है और बढ़ने वाला है। टुडे आई विल बी स्पीकिंग a little elaborately on employment also in the IT and related sectors। तो मित्रों, ये मेरी आरंभिक टिप्पणियां थी। अब हम बुकलेट रिलीज करेंगे। हाँ, एक बात और, इंडस्ट्री का एक बहुत आग्रह था कि एक अच्छी सॉफ्टवेयर प्रोक्योरमेंट पॉलिसी मॉडल बननी चाहिए जो सारे बाकी विभागों पर लागू हो। तो इंडस्ट्री से हमने बात किया है और चर्चा करने के बाद ए मॉडल RFP विल बी लॉन्चिंग टुडे बाय मी एंड द MOS टुडे टुगेदर। इसके बारे में विस्तार से बताएं। धन्यवाद। वो कहाँ है? खड़ी हुई है साहब। The Honorable Minister would first be launching a booklet on 3 years of achievements of the Ministry of Electronics and IT. So this is a 3 years booklet, जिसमें एक brief overview दिया गया है जो कि क्या-क्या चीजें जो उपलब्धियां हैं इस हमारे मंत्रालय की उसमें दर्शाई गई। इसकी कॉपी आप लोग को भी देंगे। चलिए। That's all. Thank you. Next, I invite the Honorable Minister for launching the software procurement policy. ये software procurement policy डिजिटल इंडिया का इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करने के लिए ये काम सहज करती है। ये बाकी सारी मंत्रालय और स्टेट गवर्नमेंट इसको यूज करेंगी, ये हमारा मानना है। आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर टू लॉन्च द सॉफ्टवेयर, द CD फॉर द, ये मोटा डॉक्यूमेंट है, इसकी CD आदरणीय मंत्री जी लॉन्च करेंगे। मामला डिजिटल है। हाँ, भाई चंद्रशेखर को दिया। चले। थैंक यू भाई। बहुत से सीनियर पत्रकार खड़े हैं। काइंडली आई सीक देयर इंडल्जेंस। हाँ, कुछ पीछे कुर्सी देखो लगवा। हाँ, अब प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। मैं आपसे सारे आज पत्रकार मित्रों से कहूंगा, मैं आपके सारे सवाल लूंगा, लेकिन कृपा करके हमने कॉन्क्रीट क्या किया है एक बार देखिए उसको। प्लीज शुरू करें। देखिए आपके सामने है कि थोड़ा सा इसको ब्राइट करो भाई। देखिए आज सामने भी चल रहा है। देखिए ये आज भारत में 40 करोड़ मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है जो 20 करोड़ था। टोटल मोबाइल फोन 90 करोड़ था, 14 में 108 करोड़ है। इंटरनेट 24 करोड़ था, आज 50 करोड़ है। और आधार कार्ड 63 करोड़ था, आज 114 करोड़ है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। देखिए UN के नेशनल गवर्नेंस इंडेक्स में भारत 11 पोजीशन आगे बढ़ा है सिंस 2014। तो ई गवर्नेंस इंडेक्स में भारत 11 पोजीशन आगे बढ़ा है। और देखिए ई ताल, आप नीचे में देखिए, हमारे यहाँ ई ताल है साइट कि कोई भी डिजिटल मूवमेंट होता है, रिकॉर्ड होता है। हमारी सरकार आई थी तो सिर्फ 96.9 लाख पर डे था, आज वो बढ़कर 3.5 करोड़ पर डे है। आप देख लीजिए कितना बड़ा राइज हुआ है। आधार पर जो सबसे बड़ी बात हुई है कि हमने 1.9 लाख करोड़ आधार के माध्यम से लोगों को दिया है और 45 करोड़ बैंक अकाउंट आधार पर हैं और 50,000 करोड़ रुपया हमने बचाया है, गरीब के अकाउंट में सीधा जाता है। राजीव गांधी ने कहा था, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, गांव में 15 पैसा पहुंचता है।
नरेंद्र मोदी की सरकार में हम दिल्ली से 100 रुपया भेज रहे हैं, गरीब के अकाउंट में सीधा 100 रुपया जाता है। और एक बात मैं पत्रकार मित्रों को और बताना चाहता हूं, आधार पर बहुत चर्चा होती है कि इसके कारण प्राइवेसी खत्म होगी। देखिए, ये मेरा आधार कार्ड है, ये देखिए आप लोग, इसमें सिर्फ मेरा नाम, मैं एक पुरुष हूं, मेरी उम्र क्या है और पटना में मेरा एड्रेस क्या लिखा हुआ है। इसमें न मेरी जाति है, न मेरा धर्म है, न मेरी शैक्षणिक योग्यता है, न मेरे माता पिता का नाम है, न मेरी इनकम क्या है, न मेरी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। तो जिससे आप प्रोफाइल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं इस कार्ड पर है। हमारी आइरिस और हमारी उंगली के निशान हैं जो बिल्कुल सेफ हैं। और एक बात और जान लीजिए, अगर कोई बैंक अकाउंट खोलता है तो हमसे पूछता है आधार सिस्टम से, तो उनको नहीं मालूम है काहे के लिए पूछा जा रहा है। दे ओनली नो दैट ही इज रविशंकर प्रसाद और पीपी चौधरी, दैट्स ऑल। और हमने सबसे बड़ा काम किया है कि आधार का कानून बना दिया है, और ये कानून इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर मैं भी अपने बायोमेट्रिक्स को और आइरिस को किसी को ऑथराइज दे दूंगा तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। आधार इज सेफ, आधार इज सिक्योर, आधार प्रोटेक्ट्स द प्राइवेसी। ये बात मुझे कहनी थी। आगे बढ़िए। ये देखिए पत्रकार, आप इस बात का ध्यान रखिए, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, मैं 2 साल देश का संचार मंत्री भी रहा हूं। पहले नोफन था, हमारी सरकार आई थी तो मनमोहन सिंह की सरकार में 3 साल में 358 किलोमीटर, मोदी जी की सरकार ने 3 साल में ले किया 2,05,000 किलोमीटर। अब आप समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। और 90,000 गांव ग्राम पंचायत कनेक्टेड हो चुके हैं। बाकी नेटवर्क है। कम टू ईसा इंडेक्स कम। देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस, ये 27 लाख था 15-16 में, आज 87 लाख है। और डिजिटल लॉकर जो हमारी सरकार ने शुरू किया, आज इस पर 51.3 लाख यूजर्स हैं, 79.66 लाख डॉक्यूमेंट्स हैं, और हमने 171 करोड़ डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं। और जान लीजिए, इसमें 1 पैसा नहीं लगता है। तो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट, आप देखिए, हमारा माईगव प्लेटफॉर्म में बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। लाखों की संख्या में यूजर्स हैं, अपनी राय देते हैं, विस्तार से इसमें लिखा हुआ है। ये मुझे आपको देखेंगे कि माईगव पार्टिसिपेट डिजिटल डेमोक्रेसी का एक उदाहरण है। नरेंद्र मोदी ऐप, इस पर वो प्रधानमंत्री से आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि नरेंद्र मोदी की ऐप को 1 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है, वो तो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। बाकी मन की बात उनकी चलती है, उस पर लगभग 15 करोड़ लोगों ने मिस्ड कॉल दिया है। डिजिटल पेमेंट में भीम ऐप हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अभी तक डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 49,80,000 लोगों ने ट्रांजैक्ट किया है और 1406 करोड़ रुपए का इस पर व्यापार हुआ है। तो आज भी मेरा एक ट्वीट है कि जब हमने दिसंबर में शुरू किया तब ये कुछ लाख था, आज ये 22-23 करोड़ रुपया पहुंच चुका है पर डे के हिसाब से। बाकी आधार इनेबल पेमेंट है। नेक्स्ट, आप डिजिटल ढेलान देखिए, हमने ऑर्गेनाइज किया, 119 करोड़ लोगों को पुरस्कार दिया। लेकिन एक मैं बात लास्ट का देखिए, वो स्लाइड में पढ़ देना चाहता हूं। डिजिटल पेमेंट कैसे बढ़ रहा है देश में। मोबाइल वॉलेट 104%, यूपीआई 8,803%, डेबिट कार्ड 270%, इमीडिएट पेमेंट 52%, आधार इनेबल पेमेंट 390%। तो डिजिटल पेमेंट के सारे मानक आगे बढ़ रहे हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और भीम के बारे में मैंने आपको अलग से बता दिया। नेक्स्ट मित्रों, ये कॉमन सर्विस सेंटर है। ये देखिए, ये मेरा बहुत ही प्रिय भावुक विषय रहा है डिजिटल इंक्लूजन के लिए। ये गरीब महिलाएं, दलित महिलाएं, नौजवान छोटे शहरों में, ग्राम पंचायत में डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विस करते हैं 300। अब मैंने डिजिटल लॉ भी इसमें जोड़ा है। हमारी सरकार आई थी तो 80,000 था, आज बढ़कर है 2.5 लाख, और 34,000 महिलाएं इसमें काम करती हैं, चलाती हैं। और मुझे आपको बताते हुए, इस पे पूरा क्या क्या सर्विस देते हैं वो भी छपा हुआ है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि कॉमन सर्विस सेंटर्स ने
1800 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिसमें 600 करोड़ रुपए सिर्फ आधार की सेवा के लिए, और कई तो कॉमन सर्विस सेंटर ऐसे हैं जो महीने में लाख लाख रुपया कमाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जमीन पर हम एम्प्लॉय, और इसमें कॉमन सर्विस सेंटर में 10 लाख लोग काम करते हैं पूरे देश में, या जान लीजिए। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। मित्रों, नेक्स्ट है डिजिटल लिटरेसी, आपके सामने आ गया। इसमें हम 6 करोड़ लोगों को डिजिटल लिटरेट कर रहे हैं। मतलब एक परिवार का एक व्यक्ति डिजिटल लिटरेट होगा तो आप समझ लीजिए कितना देश आगे बढ़ेगा। अभी तक हम 82 लाख लोगों को कर चुके हैं। नेक्स्ट मित्रों, ये आपका जो हमारे डिजिटल स्किलिंग, हमारी जो नाइलेट संस्था है, ये 14-15 में 6,52,000 लोग को करती थी, अब वो 10,05,000 लोग को ट्रेन कर रही है। और स्किल डेवलपमेंट भी 45,000 से बढ़कर 2,29,000 हो गया है। मित्रों, डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विस में हमने ई हॉस्पिटल जोड़ा है। आज देश के लगभग 81 अस्पताल जुड़े हुए हैं। आप ऑनलाइन से अपनी बुकिंग करा सकते हैं। इसमें टोटल अपॉइंटमेंट हुए हैं 7.6 लाख पेशेंट्स के। बाकी हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है, ई नाम है। हमने अब तक 250 मार्केट को मंडियों से जुड़ा है किसानों के लिए। सॉइल हेल्थ कार्ड है। ये सब हमारे एनआईसी के द्वारा बनाए गए हैं। ये मैंने कहा आपको बता दूं, डिजिटल टूरिज्म वगैरह। मित्रों, एक हम बहुत बड़ा काम किया है, ओपन गवर्नमेंट डेटा के पॉलिसी को फाइनलाइज किया है। व्हाट इज ओपन गवर्नमेंट डेटा? जो गवर्नमेंट के अधिकृत डेटा है, अब हम लाइसेंस पर लोगों को देंगे ताकि इनोवेटर उस पर काम कर सके। किसी को हेल्थ में काम करना है, एजुकेशन में काम करना है, एम्पावरमेंट में करना है, तो वो हम दे सको, आपके सामने है। मित्रों, डिजिटल इकोनॉमी में आईटी के बारे में बहुत चर्चा होती है। हमने कहा था नैस्कॉम के साथ हम मिलकर काम करते हैं, और आज यहां मैं बैठा हूं तो भारत के आईटी मंत्री के रूप में मैं देश के आईटी इंडस्ट्री का अभिनंदन करना चाहता हूं। आई विश टू कॉम्प्लीमेंट द आईटी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर हैविंग डन ए ग्रेट जॉब इन द क्वेस्ट ऑफ आईटी एम्पावरमेंट ऑफ इंडियंस। देखिए, 5,904 बिलियन डॉलर्स एफडीआई आया है, जो हमारी सरकार जब आई थी सिर्फ 1,126 था। Growth in computer software and hardware is 500%. It is a 500% growth rate. और overall growth in IT sector is 67%. अभी IT में 16-17 में 10.5 लाख करोड़ रेवेन्यू है, जो पिछले साल की तुलना में आगे बढ़ेगा। और IT एक्सपोर्ट्स भी 6.3 लाख करोड़ 14-15 से बढ़कर 7.3 लाख करोड़ हो गया है। आपको मालूम है हमारी आईटी कंपनियां दुनिया के 200 शहरों में 80 देशों में हैं, और उन्होंने 40 लाख डायरेक्ट जॉब दिया है एंड 1.3 करोड़ इनडायरेक्ट जॉब दिया है। और इसमें लगभग 34% वुमेन है। तो 40 लाख 40 लाख डायरेक्ट जॉब्स, 1.3 करोड़ इनडायरेक्ट जॉब्स एंड 34 मिलियन वुमेन। ये बहुत तारीफ की बात है। बाकी एसटीपीआई ने भी काफी हमारा काम किया है। पहले 2,93,000 था, बढ़कर 3,30,000 हो गया। नाइलेट मैंने कहा, एसटीपीआई का, और एसटीपीआई के 56 सेंटर हैं, इसमें 48 छोटी शहरों में। इस बात को आप समझिए। मित्रों, आपको याद होगा मैंने एक बात की थी जब मैं मंत्री बना था, कि मैं गया था बेंगलोर 2014 में। वहां जब मैं निकला था, कॉन्फ्रेंस थे, तो बिहार, यूपी, एमपी के बच्चे बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा, सर कुछ ऐसा करिए मोदी जी की सरकार में हम अपने गांव तरफ लौट सके। तो छोटे शहरों में बीपीओ, ये हमने एक स्कीम बनाई थी, 48,000 सीट्स, 1 लाख सब्सिडी, और नॉर्थ ईस्ट के लिए 5,000 अलग से। आज अपने दिल्ली के पत्रकार मित्रों को मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, चूंकि हमने फाइनलाइज कर दिया है, वो शुरू होने जा रहा है, शुरू हो रहा है। आज सिलीगुड़ी में बीपीओ आने वाला है, गुवाहाटी में, इम्फाल में, पटना में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में, गाजीपुर में, इलाहाबाद में, उन्नाव में, बरेली में, लखनऊ में, अमरावती में। ये मैंने उन स्थानों की घोषणा की जहां हमने फाइनलाइज कर दिया है।
टेंडर हैज बीन फाइनलाइज्ड एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट। तो आप समझ सकते हैं 3 साल में आज गाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इम्फाल, गुवाहाटी, अमरावती, बरेली is going to become centers of BPO big movement. So it is a very distinct achievement of our government. और आगे फिर इसको और जगह हम राजस्थान में और शुरू करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में और एक्सपेडाइट करने जा रहे हैं। सब टेंडरिंग चल रही है, आपकी जानकारी के लिए। मित्रों, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि पीपी चौधरी, हम दोनों इलेक्ट्रॉनिक के भी मंत्री हैं। जब हमारी सरकार आई थी तो इलेक्ट्रॉनिक में टोटल इन्वेस्टमेंट आया था 11,000 करोड़, आज आ गया है 1,43,000 करोड़ जो लोगों ने कमिट किया है। फ्रॉम 11,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इज कम टू 1,43,000 करोड़। और बाकी तो विस्तार से इस बुकलेट में है, सामने में है, मैं समय कम लूंगा। लेकिन मैं 2 चीजों पर बहुत हमें गौरव है। एक तो एलईडी लाइट्स जो 215 करोड़ थी 14-15 में, अब बढ़कर 7,154 करोड़ की हो गई है। और एलईडी बल्ब जो 42 लाख था, अब बढ़कर 1.4 करोड़ यूनिट्स हो गया है। और दूसरा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, जब हमारी सरकार आई थी तो नोकिया भी बंद था, अब आज 72 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज आ गई है। 42 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, 30 स्टार्टअप चार्जर बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग। अभी तक 12 करोड़ मोबाइल फोन बना है और इसमें भी लगभग 1 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड 3 लाख को इनडायरेक्ट मिला है। बट व्हाट इज द बेस्ट इज इन्वेस्टमेंट हैज रिजन फ्रॉम 18,000 करोड़ इन 14-15 टू 89,000 करोड़ इन 16-17। बाकी स्टार्टअप मूवमेंट, अभी 1,000 स्टार्टअप हैं। मुझे नास्कॉम ने बताया कि इंडिया इज इमर्जिंग एज द 3rd बेस्ट स्टार्टअप डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। उसमें भी काफी लोग काम कर रहे हैं, आपको बताएंगे। ई कॉमर्स भी बहुत बढ़ रहा है। मित्रों, एक लास्ट बात मुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में कर देनी है, वो भी प्रेजेंटेशन का पार्ट है, आप देख लेंगे। हमने पहले कहा था हमारा साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर जून तक शुरू हो जाएगा। इसके अलावे मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि साइबर सिक्योरिटी में हम काफी अपॉइंटमेंट भी करने जा रहे हैं और STQC के हम 5-6 नए सेंटर खोलने जा रहे हैं। और फाइनेंशियल सर्जन अलग हो गया, जल्दी ही आपको मालूम है पावर सेक्टर का सर्जन खोलने जा रहे हैं। तो होलिस्टिक एटीट्यूड अबाउट साइबर सिक्योरिटी। मित्रों, हम कुछ घोषणाएं करेंगे, आपके सामने है। पहली घोषणा है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी आने वाले 5 से 7 वर्षों में $1 ट्रिलियन की होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। $1 ट्रिलियन मीन्स 600 लाख करोड़, 600 लाख करोड़। और डिजिटल इकोनॉमी में क्या क्या होता है? नंबर 1 कम्युनिकेशन, नंबर 2 IT एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज, नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 4 डिजिटल पेमेंट, नंबर 5 साइबर सिक्योरिटी। तो हमने ये विचार किया है कि मैकेंजी के साथ मिलकर एक इसका पूरा रोड मैप बनाएंगे विद द फेमस कंसल्टेंट मैकेंजी के साथ मिलकर। और नीति आयोग भी इसका एक इंडेक्स ऑफ द स्टेट्स बना रहा है। ये मुझे दूसरी घोषणा करनी थी। और एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं बहुत विस्तार से कि ये जो बात आई थी कि डाउन टर्न हो रहा है, इसके बारे में यहां चंद्रशेखर जी बैठे हैं, नास्कॉम की ओर से उन्होंने प्रेस किया था कि दीज रिपोर्ट्स आर एग्जैजरेटेड। और जब उन्होंने रिपोर्ट किया था उस समय उनके साथ इंडस्ट्री के लोग भी बैठे हुए थे। आज वहां उपस्थित हैं, मैं उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने ये स्टैंड लिया। नास्कॉम की ये स्टडी है कि पिछले 3 साल में IT सेक्टर में 6 लाख नए जॉब बने, 6 लाख। वो बोल चुके, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात कि 2016-17 में 1,70,000 नए जॉब बने IT में, 1,70,000। और इन द स्टार्टअप have employed about 95,000 to 1 lakh IT professional across more than 4,750 startups.
तो 6 लाख आईटी में, एक साल का मैंने बताया 1,70,000, 1 लाख इन द स्टार्टअप्स, 95,000, 1 लाख, 10 लाख लोग कॉमन सर्विस सेंटर में काम करते हैं, 10 lakhs मैंने बताया आपको, जो 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 1 लाख डायरेक्ट, अबाउट 3 लाख इनडायरेक्ट। अब हम आपको एक स्टेटमेंट इशू करने जा रहे हैं, हर की रिपोर्ट है, इसी में बढ़िया से सो गया। देखिए ये सब आपको हम देंगे, लेकिन क्योंकि टीवी वाले भी हैं तो मैं बता देता हूं। ई-कॉमर्स and technology startup hiring increased by 2% with projected 14.9% growth. ये टीम लीज ने, जो फेमस कंपनी है, उसका एक प्रोजेक्शन है। BPO ITS hiring increased by 9% with reference to previous year. And Randstad की प्रोजेक्शन है 9% cumulative growth predicted for IT and IT enabled services. और KPMG का प्रोजेक्शन है कि 14.5 lakh new jobs to be generated in the coming 4 years by 2021. तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि NASSCOM ने उस बात को कहा, स्पेसिफिक कहा, दोनों एजेंसी कह रही हैं ग्रोथ रेट बढ़िया है, फिर ये बात कहां से आएगी? देश के आईटी मंत्री के रूप में आई कंप्लीटली डिनाई एंड रिफ्यूट that there is any downturn in employment in this sector. It is robust, predicted for great growth, और एक बार डिजिटल इकोनॉमी आएगी तो आप समझ सकते हैं उसका कितना विकास होगा। मित्रों, बिफोर आई गिव द माइक टू माय डिस्टिंग्विश्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर बीपी चौधरी, टुडे आई विश टू थैंक माय आईटी सेक्रेटरी, माय ऑल ऑफिसर्स, एनआईसी एंड अदर एजेंसीज फॉर हैविंग डन ए गुड जॉब। मित्रों, एक चीज और छूट गई, राइट, एक हम नया कॉर्पोरेशन लॉन्च कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। ये डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन क्या है? पूरे डिजिटल इंडिया को एक प्रोफेशनल तरीके से इंप्लीमेंट करेगा। हम प्राइवेट सेक्टर को भी हायर करने जा रहे हैं उसमें, एंड इट विल बी ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म, प्रोफेशनली मैनेज्ड विद कॉर्पोरेट आर्किटेक्चर। ये आज हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने अपने जो मीडिया लैब एशिया था, उसको भी हमने रिस्ट्रक्चर किया है, और इसको एक हम प्रोफेशनल बॉडी बनाने जा रहे हैं। तो जस्ट टू कंक्लूड, may I thank the Secretary IT, I thank my all officers, I thank the MOS, my distinguished colleagues. We are working together, and from NIC to all the organization who have been able to make it a success. Before I give it to, now I give it to. Just explain why the IT procurement policy is important in India, and then we can. मेरी सेक्रेटरी ने एक बात कही है, IT procurement policy क्यों important है? Lot of people from financial sector there. There was no consistency in IT procurement. एक विभाग कुछ करते थे, एक विभाग कुछ करते थे, पेनल्टी लगती थी। Lot of variations were there. तो IT सेक्टर का आग्रह था कि एक हमारे लिए आप मॉडल RFP ला दीजिए। ये पूरी बातचीत करके किया है, और मुझे खुशी है कि भारत ने इसमें बहुत बड़ा कदम उठाया। Now my distinguished MOS, पीपी चौधरी। नमस्कार मित्रों, अभी मंत्री जी ने बहुत विस्तार से प्रेजेंटेशन जो बताए हैं, मुझे उस डेटा वगैरह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बुकलेट में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन बहुत ही ब्रीफ में मैं समअप करना चाहूँगा कि जिस हिसाब से प्रेजेंटेशन को देख करके आपको भी लगा होगा कि 3 साल की जो ग्रोथ है, जिस हिसाब से स्टीप ग्रोथ है, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं चुका है, चाहे एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे प्रोफाइल का हो, चाहे गवर्नेंस का हो, चाहे आधार का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, कोई भी सेक्टर हो, सब में ग्रोथ है, किसी में बहुत ज्यादा स्टीप ग्रोथ है। तो एक कंप्लीट जो है पूरा का पूरा, हम अगर हॉलिस्टिक व्यू देखें इसका, एक कंप्लीट इकोसिस्टम बना हुआ है, और उससे साफ जाहिर होता है कि एक बहुत मजबूत जो 3 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन जो है, एक डिजिटल इंडिया का आधार जो बना है, एक बेस बना है, एक फाउंडेशन बना है। उस फाउंडेशन पे मेरा मानना है कि आने वाले समय में जो हमारे 83 करोड़
में रहते हैं, जिस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर की है अभी करीब लगभग 90,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंच गई हैं, और जो शेष रही हैं करीब 1,60,000 ग्राम पंचायत, वो दिसंबर 2018 तक का टारगेट है। उसके बाद में आप सोच सकते हैं कि देश का जो हर ग्राम पंचायत है वहां पर इस जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उस विजन के आधार पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ये फाउंडेशन खड़ा हुआ है, देश की जो रूरल एरिया जो हमारा है 83 करोड़ पॉपुलेशन है, वो उससे कवर होगी दिसंबर 2018 तक। और जिस हिसाब से ग्रोथ चल रहा है, उस जैसे जैसे चाहे डिजिटल आइडेंटिटी की बात आती है, चाहे प्रोफाइल का आप देखिए, प्रोफाइल में चाहे स्मार्टफोन की बात हो, चाहे फीचर फोन की बात हो, चाहे इंटरनेट की बात हो, चाहे आइडेंटिटी ये बायोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात हो, ये सारा का सारा इसका जो सर्विस है, जब हम पूरा का पूरा इसकी कनेक्टिविटी आ जाएगी तो और भी जो है, चाहे एजुकेशन की बात हो, जो दो चैलेंजिंग सेक्टर हमारे सामने आएंगे वो है एजुकेशन और हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, तीनों का मान लीजिए। तो इसके लिए बहुत जबरदस्त जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन जो है, इसमें जिस हिसाब से ग्रोथ हुई है उसी आधार होकर करके ये एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर के मामले में जब 83 करोड़ पॉपुलेशन बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाएगी तो उसका फायदा जो है नेक्स्ट आने वाले 2 सालों में और भी ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। हमें यूनिफॉर्म एजुकेशन मिलेगा, चाहे रूरल एरिया में, रिमोटेस्ट एरिया में हमारे बच्चे हों, हमें हेल्थ की सुविधा जो है चाहे रिमोटेस्ट एरिया में हो उनको भी हेल्थ की सुविधा डिजिटल इंडिया के इस प्रोग्राम के तहत में, इस फाउंडेशन के तहत में, इस बेस के तहत में हमारे लोगों को मिलेगी। और यही नहीं, अभी जैसे मेक इन इंडिया की बात हमारे मंत्री जी ने आपको बताई, और उसमें जिस हिसाब से इकोनॉमी की बताई, चाहे आईटी एंड आईटी एनेबल सर्विसेज के एक्सपोर्ट की बात है, उसमें आप देखिए उसमें भी हमारे ग्रोथ हुई है। मैन्युफैक्चरिंग की बात है, उसमें भी ग्रोथ हुई है। लेकिन 2022 तक हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जीरो इंपोर्ट हो और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो हैं सारे के सारे यहाँ मैन्युफैक्चर हों। तो एक कंप्लीट ये पूरा का पूरा हम अगर देखें तो एक देश के लिए गेम चेंजर के रूप में प्रूव होगा। मल्टीफेसेटेड जो हैं जितने भी सेक्टर हैं, एक साथ उन सारे सेक्टर्स में जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, कंप्लीट एक हॉलिस्टिक व्यू बना है। और जहां तक डेमोक्रेसी की बात है, एक अपने आप में चाहे गवर्नेंस की हो, और गवर्नेंस के मामले में माई गॉव जो प्लेटफॉर्म है, ये एक 2 वे ब्रिज है, जिससे कि आम जन जो है सरकार तक बात पहुंचा सकती है और सरकार की बात जो है आम जन तक जा सकती है। और एक सोशल मीडिया भी इसमें बहुत पिवोटल रोल प्ले कर सकता है। ये सारा का सारा कंप्लीट जो है अभी जो प्रेजेंटेशन से साफ हो रहा है, एक हॉलिस्टिक व्यू एक मिला है हमें, एक बहुत बड़ा 3 साल में जो एक डिजिटल इंडिया का आधार हुआ है, उस आधार के आधार पे अगले 2 साल में और कीर्तिमान स्थापित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Mr. Before I take your questions, you may recall my frequent comment, Digital India is more for the poor, more for the underprivileged. And 3 years down the line, as I showed you, these poor women, 34,000, the other people in Common Service Center, the आधार पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, कोई गरीब कभी शिकायत नहीं करता है आधार के बारे में। गरीब बहुत खुश है कि उसके अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाकी हम सबों का सम्मान। और 50,000 करोड़ रुपए बचे हैं, वो गरीब के पैसे हैं, भारत सरकार के लोगों के पैसे हैं। और आगे में तो लगभग 1 लाख करोड़ क्रॉस करेगा जो हम सेविंग कर रहे हैं। मित्रों, तो ये एक बहुत बड़ी बात मैंने कहा आपको बोल दूं। आज नास्कॉम के लोग यहां उपस्थित क्यों है इंडस्ट्री के? इस 3 साल की यात्रा में उनका भी सहयोग रहा है। The Narendra Modi government believes in partnership, and I had called them to acknowledge their role, and not only NASSCOM, the entire industry per se, from startup to small entrepreneurs to software to hardware. Today I acknowledge the role, contribution of each and every professional in the field of IT sector. तो मित्रों, मेरी ओर से अब बातें हो गई। अब मैं आपके सारे सवाल के लिए उपलब्ध हूं। सिर्फ एक आग्रह है, सवाल 3 साल के मेरे विभाग पर होंगे तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद।
ऐसा है, इन चीजों पर जीएसटी काउंसिल है, वो चर्चा करती है। हाँ, एक मिनट, इसको शुरू होने दीजिए। जीएसटी काउंसिल देखेगी कैसे होता है। आपको मालूम है कि जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन में हमारे कॉमन सर्विस सेंटर भी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। देखिए, इंडिया इज ए ह्यूज मार्केट फॉर स्मार्टफोन्स, ये मैं कहना चाहता हूं। कल मुझे अरुणा ने बताया कि एप्पल हैज ऑलरेडी स्टार्टेड प्रोडक्शन इन बैंगलोर इन ए मॉडेस्ट लेवल and they are in touch with the IT secretary for further expansion and the talk is going on. तो आज दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में आ रही हैं because of the sheer pull of India's market. Yes. Could you talk a little bit about the need for Digital India Corporation and what is the aim behind it? The reason for Digital India Corporation is to have a more professional focused body whereby we have restructured some of the existing body and we'll be giving you a note in particular, whereby we can do things in a more professional manner with a corporate strategy by induction of new talent from outside, including private sector. Therefore, we'll be giving you a clear note on that, but basically it will be a kind of including issue of digital payment, strategy finalization. So from a strategy to implementation, it will be a focused corporate structure. Will the SP be outside the ministry or how will it be structured? No, it will be under the ministry. Revenue-based model. The revenue-based model will do that. So can you elaborate on the financial certain and power sector certain? What exactly will it do? इन दोनों का मतलब बहुत साफ है. The Prime Minister has publicly said cyber war is like a bloodless war. Remember that? One is our overarching certain which undertakes all the responsibility. But because of the vast development of India and expansion of India's developmental footprint, we needed sectoral certain. Therefore, we need security in power also, hence security, which will be focused only on the digital security of Power Connect, because digital profile is also rising in the power sector. Financial certain, we told you, digital payments, so many things. So sectoral certain are basically designed to give more focused address to the concern of cybersecurity. So the PM is going to Israel. Do you think that any cross थैंक यू, cyber थैंक यू। ये विदेश विभाग का मामला है, प्रधानमंत्री वहां जाके जो करेंगे आपको बताया जाएगा। हाँ। सर बिटकॉइन जैसी जो डिजिटल करेंसी है, क्या सरकार उस पर रोक लगाएगी? देखिए, ऐसा है, कौन सी करेंसी चलेगी और कौन नहीं चलेगी, ये हमारा और पीबी चौधरी का जुरिडिक्शन नहीं है, ये शायद आरबीआई का है, आपकी जानकारी के लिए। हाँ? तो इसलिए I understand that, but it remains a currency. When it is recognized, then we can RBI is seeking comments on that. So is recognize RBI करने के बाद हमारे We will come on the whole implications in a more structured manner. Yes. once RBI transaction has been one of the cornerstones for the Digital India policy. However, according to professional data released by the RBI, both the value as well as the volume of these transactions has come down in the month of July. Do you think this is an isolated incident? I think We've given you the I think if you go to my presentation, I just read it all. It is rising and rising and rising. And today read my tweet on Bheem app. From 20 lakh it has gone to so much. Yeah, I'm telling you. Even the, I think if you go through this, the whole strategy, it is till 17th of May 2017. You please go to my slide and the book I will just give you. Yes. You already have a NEGD, National E-Governance Division, within the ministry, which has private sector as a professional to manage the entire program. So why do you need a different It will be corporation? merged into the digital. It will be merged into that. You must understand, NEGD has been a conventional platform. Now the profile of this department, because of digital India, digital payment, India's IT ecosystem has risen enormously. Therefore, it is a felt need to have a focused one umbrella. one umbrella. So concerns were expressed about ransomware attack. So you talked about coordination center, cybersecurity coordination center. So will it be enough for cybersecurity and ransomware attacks like ransomware? As far as, but I must tell you today, with some assurance, that India has been least affected by ransomware attacks. Hardly 85 locations, About 200. about 200 locations were there. And, Standalone. and they were all standalone computers. Because from March itself we had taken proactive measures by having the Microsoft patch being installed, by sending advisories,
but we are constantly updating. And as I said, we are undertaking focused measure to improve the cyber security ecosystem. You will go to the booklet. Our cyber coordination center is coming by June end, and all STQC centers, more posts are being created. Cyber security drill is being done. Auditing is being done. All these things we are doing. सर डाउनटाउन के बारे में जो आपने कहा एक बार हिंदी में अगर आप समझा देते कि क्या जो चर्चा आईटी डिस्ट्रिक्ट की पूरी बैंगलोर मैं इस देश को एक बात बताना चाहता हूं कि इधर जो चर्चा चली है कि आईटी क्षेत्र में नौकरियां कम हुई हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं नास्कॉम के लोगों का अभिनंदन करना चाहूंगा कि मैंने उनसे आग्रह किया था कि इस दिशा में विस्तार से वो हमें बताएं, और उन्होंने बताया है कि, और इंडस्ट्री से चर्चा करके बताया है कि ऐसी सच्चाई नहीं है। पिछले 3 साल में लगभग 6 लाख लोगों को नौकरी मिली है आईटी क्षेत्र में। 2016-17 में ही 1,70,000 लोगों को नौकरी मिली है। आपको बताऊं, इसके अलावे ई कॉमर्स बाकी है। हमारा जो कॉमन सर्विस सेंटर है 2.5 लाख देश में, उसमें 10 लाख लोग काम करते हैं। आज देश में 72 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ा है। उसमें लेकर करके लगभग 1 लाख लोग डायरेक्ट और 3 लाख लोग इनडायरेक्ट काम करते हैं। और मैं पत्रकारों को हिंदी में थोड़ा और स्पष्ट कर दूं कि भारत की आईटी कंपनियां दुनिया के 200 शहरों 80 देश में है। वो लगभग 40 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं और 1,30,00,000 लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं। डायरेक्ट और हम छोटे शहरों में बीपीओ ला रहे हैं, आपने देखा होगा, ये मोदी जी की योजना थी। आज गाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, उन्नाव, बरेली, अमरावती, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, इम्फाल, ऐसी जगहों पर बीपीओ खुल रहा है जो हमने अलॉट कर दिया है। तो बहुत रोचक स्थिति है। और जैसा कि इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, नास्कॉम का यह असेसमेंट है कि आने वाले 4 से 5 वर्षों में लगभग 20 से 25 लाख नौकरियां और बनेगी। और भारत जो डिजिटल इकोनॉमी है, आने वाले लगभग 5 से 7 वर्षों में $1 ट्रिलियन की होगी, ऐसा अनुमान है। $1 ट्रिलियन मतलब 600 लाख करोड़। और हमने मैकेंजी से कहा इसको विस्तार से अध्ययन करके हमें बताएं। तो मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, भारत का आईटी क्षेत्र मजबूत है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। और इसके लिए मैं आईटी के सारे हमारे उद्यमियों का और नास्कॉम का अभिनंदन करना चाहता हूं। Will you kindly identify yourself? Yeah, I'm Rishi Anagar from CNN. Yes. So Apple has started manufacturing phones here, but there are still companies, for example Tesla yesterday, that are still citing the 30% local sourcing rule as an obstacle. So would the government consider further tweaks to that policy, and what would you say to those big foreign firms that are looking to enter? The consideration of the government is not done in the glare of the media. I hope you understand that. I just told you they're in touch with my secretary and she's handling the matter. So you cannot talk about the IT rules which are being made about security and privacy. There were enough reports about Aadhaar data leaks in certain states coming in this. I want to tell you those reports are exaggerated. In one particular case from Bangalore, a body sought to do it, and I'm given to understand Aadhaar has issued a show cause notice to that body to explain from where they got it. Let me tell you, anyone disclosing Aadhaar data in an authorized manner, even an NGO, can be prosecuted. That is the law. Huh? The IT secretary has written to all the chief secretaries that these data should not be unauthorizedly published. In one case, it was by oversight. You getting my point? No biometric. You have asked already one question. Let me take other. To what extent are digital skilling initiatives penetrating rural areas? What is BPO in Unnao and Bareilly and Gazipur and Samastipur and Amravati? What is this common service center? ये 2.5 लाख कॉमन सर्विस में 1.5 लाख ग्राम पंचायत में है। आप देख लीजिए। 83 करोड़ पॉपुलेशन। दिशा 6 करोड़। एंड जो दिशा हम कर रहे हैं 6